प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड रिस्क कंप्लीट किया। इसका नेक्स्ट चैप्टर है इससे पहले वाला? पहले बार हम्म तो हमने ये वाला प्रोजेक्ट अप्रेजल कंप्लीट कर लिया था। हाँ हाँ, कर लिया। तो अब हमें नेक्स्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस से कंटिन्यू करना है। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। ये प्रोजेक्ट अप्रेजल का ही एक्सटेंडेड चैप्टर है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। नंबर वन, एसेट रिप्लेसमेंट, लीज वर्सेस बाय, कैपिटल रैशनिंग। ऑल राइट, लेट्स जस्ट जंप इनटू द टॉपिक्स। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीशंस। नंबर वन, नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या बात समझ आ रहा है? मतलब एक एसेट बेच के मैं नया एसेट लेना, तो उसके लिए कोई डिसीजन लेना, मतलब नया एसेट बाय करना, एक पुराने को रिप्लेस करना, जो पुराने वाले को रिप्लेस करें और या ना करें, या पुराने वाले की मरम्मत करा के उसको कंटिन्यू करें। तो ये जो डिसीजन है ये हम किस बेस पे लेंगे? नंबर वन, इट्स रिटन DCF टेक्निक्स कैन बी यूजफुल इन एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस टू असेस हाउ फ्रीक्वेंटली अ नॉन करंट एसेट दैट इज इन कंटिन्यूअल यूज इन अ बिजनेस शुड बी रिप्लेस्ड। अब अगर एसी है और ये एग्जामिनेशन लैबोरेटरी है और ये यूज हो रहा है मुस्तकिल, तो अब ये एसी को हमें उसूली तौर पे कब रिप्लेस कर लेना चाहिए? नंबर वन, जो आम हालात में एक चीज होती है वो ये कि एसी से पानी गिर रहा है, एसी चल नहीं रहा, कूलिंग नहीं कर रहा, तो हमने किसी टेक्नीशियन को बुलाया, बोला एसी चेक कर लो। उसने एसी चेक किया, उसने कहा इसकी सर्विस की जरूरत है, सर्विस भी करवा ली, फिर एसी चलने लग गया। फिर 6 महीने बाद फिर कोई मसला आया, फिर टेक्नीशियन को बुलाया, फिर उसने पैसे लिए, फिर उसने थोड़ी सी मरम्मत कर दी, फिर 3 महीने चल गया। फिर 3 महीने बाद फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, फिर कोई मसला हुआ। तो अब ये जो इदारा 6 मंथ्स पे, फिर 3 मंथ्स पे, और फिर एवरी मंथ, और फिर हो सकता है 15 डेज में कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा है इसी एसी को ठीक कराने के लिए। तो आखिर कब वो दिन आएगा जब हमें पता चल जाए कि भैया अब ये एसी खटारा हो चुका है, पुराना हो चुका है, अब इस पे मजीद इन्वेस्ट करना सिर्फ इसको ठीक कराने के लिए वाइज नहीं है, इसको रिप्लेस करा दिया जाए। तो ये कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा हमजा? एक लाइफ होगी मैम, लाइफ के बाद जब वो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर उसको रिप्लेस कराना सही नहीं है। अच्छा, मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ। गाड़ी, हाँ, गाड़ी को उसूली तौर पे कब कब रिप्लेस कराते हैं? घर में जो हम यूज कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी, समझ नहीं आता। उस गाड़ी की लाइफ तो 10 साल है, सही है। बट प्रेफरेंस ये होती है वो कि बहुत उसको ज्यादा काम निकालना शुरू कर देगी तो एग्जैक्टली और वो एक एवरेज उसका क्या होता है? 5 साल। 5 साल बड़े अच्छे गुजर जाते हैं, मगर 5 साल बाद वो काम निकालना शुरू कर देती है। यही आपकी वाली बात की उस पे आप मजीद थोड़ा 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 खर्चा करते करते, इट्स नो यूज, इट्स बेटर टू एक्सचेंज और रिप्लेस द एसेट। तो हर एसेट का ये डिफरेंट होता है। गाड़ी के लिए 5 साल है, हो सकता है एसी के लिए 6 साल हो सकता है ये फर्नीचर के लिए 10 साल हो सकता है कोई और एसेट के लिए कोई और नंबर ऑफ इयर्स हो। तो अब ये हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमें बोला गया है कि DCF टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और पता लगाएं कि हाउ फ्रीक्वेंटली अ नॉन करंट एसेट दैट इज इन कंटिन्यूअल यूज इन अ बिजनेस शुड बी रिप्लेस्ड। अब आइए, अगर शॉर्टर रिप्लेसमेंट साइकिल होता है तो उसके क्या फीचर्स हैं? लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, नंबर टू higher residual value higher residual value when asset is disposed of, next but increased capital expenditure। अब आप ये सोचें कि गाड़ी एवरेज 5 साल में चेंज कर लेनी चाहिए कि नहीं तो काम निकालती है। अगर कोई ऐसा शख्स है वो बोले कि नहीं मैं तो 3 साल में ही चेंज करूँ, तो शॉर्टर रिप्लेसमेंट साइकिल हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लोअर हो गया, और जब वो 3 साल बाद मार्केट में बेचने जाएगा गाड़ी को तो 5 साल के बनिस्बत उसको ज्यादा पैसे ही मिल रहे होंगे। यस और नो? तो ये 3 पॉइंट्स उसके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग रिप्लेसमेंट साइकिल, अगर लंबा है किसी का अरसा इस्तेमाल का तो फिर reduce capital expenditure but the सिंस द asset एसेट इज बीइंग बॉट लेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया ना, कि हर 3 साल बाद अब आप गाड़ी एक्सचेंज कर रहे हो तो करोड़ों की गाड़ी ले लो, लाखों की गाड़ी ले लो, हर 3 साल में एक्सपेंडिचर हो रहा है। और अगर उसका आप लॉन्ग कर लो, रिप्लेसमेंट साइकिल 8 साल कर लो, तो 8 साल तक आपने दूसरी गाड़ी नहीं खरीदी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बच गया, दैट्स अ प्लस पॉइंट। नेक्स्ट,
but the asset gets older, it may cost to operate and resume. एग्जैक्टली जितना पुराना एसेट हो जाएगा उसको चलाने के लिए उतनी मेहनत लगेगी, कि उसको ज्यादा फ्यूल कॉस्ट, उसकी ज्यादा हर चीज में उसको ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट उसके लग रहे होंगे। तो अब ये जो फॉर्मूला है जिससे हमें पता चलेगा कि EAC, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, यानी कि आइडियल रिप्लेसमेंट साइकिल आखिर क्या है, वो साइकिल जो मिनिमाइज करेगी कॉस्ट पर ईयर ओवर द रिप्लेसमेंट साइकिल। सो EAC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लें, एनपीवी ऑफ कॉस्ट ओवर द रिप्लेसमेंट साइकिल divided by annuity factor for the life of the asset. ये सी मैंने क्वेश्चन किया। EAC, equivalent annual cost, expresses the cost present value। EAC क्या है? It expresses the present value of the costs of an asset replacement cycle as a cost per year. ठीक हो गया। नेक्स्ट, और हमारे पास एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन एसेट रिप्लेसमेंट की। A company uses machinery which has the following cost and resale values over its 3-year life. Year 1, Year 2, Year 3 purchase cost 25,000, running cost 7,500, 11,000, 12,500, रीसेल वैल्यू 15,000, 10,000, 7,500। अब इदारे को यह फैसला करना है कि इसको रिप्लेस कब करवाया जाए, ईयर 1 पे, Year 2 पे या Year 3 पे। तो कैसे पता लगेगा? तो कैलकुलेशन इज एज फॉलोज। स्टेप 1, ईयर 0 आप कॉलम्स में लिख देंगे, ईयर 0, 1, 2, 3। डिस्काउंट फैक्टर आप लेकर आएंगे जो कि ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या गिवन था, 10%। रिप्लेस एवरी ईयर, अगर हर साल हम रिप्लेस करते हैं तो कैश फ्लो कितना होगा, 25,000। हम जाहिर है खरीद रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट 7,500, और उसी साल हम बेच दे रहे हैं तो 15,000। इसका डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9096818, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय, ये क्योंकि पहले साल ही हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 0.909 13635। इसी तरह दूसरे साल का निकालेंगे। दूसरे साल का 25,000, 7,500, ऑपरेटिंग कॉस्ट 11,000 दूसरे साल की, और जब सेल करेंगे दूसरे साल पे तो 10,000 का बिकेगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और इसी तरह तीसरे साल का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, देखो जब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ओवर 1 ईयर 18,183, दूसरे साल में 32,644 एंड तीसरे साल में 44,659। सो रिप्लेस करने का सबसे कम खर्चा कब आ रहा है, कौन से साल आ रहा है, पहले साल। नाउ कैलकुलेट EAC। अब यहां तक कहानी रुकेगी नहीं, अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे, EAC निकालेंगे।
अगर हम पहले साल को रिप्लेस करते हैं तो ईएसी फॉर्मूला के मुताबिक 18183 डिवाइडेड बाय 0.909, 20,003 रुपए। रिप्लेसमेंट एवरी 2 इयर्स, 32,644 डिवाइडेड बाय 1.736, आंसर क्या आएगा? 18,804। और तीसरे साल 44,659 डिवाइडेड बाय 2.487, जिससे 17,957। अब इसमें से सबसे कम किस पे आ रहे हैं? ईएसी तो ये सी सबसे कम थर्ड में। थर्ड ईयर। तो अब ईएसी से हमें ये बात पता चल रही है, द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज द वन विद द लोएस्ट ईएसी। हियर दिस इज एवरी 3 इयर्स। यानी आप सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से फाइंड आउट नहीं करोगे, आप ईएसी से फाइंड आउट करोगे। और स्टेप 1 में पी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी आपको हर साल पे रिप्लेसमेंट की, और स्टेप 2 में फिर उसको आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। क्लियर? अब ये एक्टिविटी है, खुद से कीजिए ट्राई। आप इलस्ट्रेशन देख सकते हैं ऊपर की, उसको देख के निकाल सकते हैं। ये रखिए, ऊपर स्क्रीन करनी हो तो कर लीजिए।
हो गया या कर रहे हैं अभी? Norfolk regularly buys new delivery vans. Each van costs 30,000, has running cost 3,000, scrap value 10,000 in the first year. Second year का running cost है 4,000, scrap value है 7,000. Vehicles are not kept for more than 2 years for reliability reasons. Using Norfolk's cost of capital of 15%, identify how often the van should be replaced. कितने जल्दी जल्दी van replace करें? तो अगेन आपने बस टेबल बनाना है ईयर जीरो, जैसे इस तरह का। ईयर जीरो डिस्काउंट फैक्टर जो है वो लिख लें, रिप्लेसमेंट ईच ईयर उसकी जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, परचेज प्राइस हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गया, वो लिखें। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू से, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगा। वो तो मैम, मैम डिस्काउंट फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, निकाल लिया। अच्छा, आप डिस्काउंट फैक्टर में फंस गए। हाँ मैं तो, मुझे इधर 15% है, 15% में टेबल आपको निकाल लेते हैं ना। इसका फॉर्मूला भी था वो मैं। 1/1 + r⁴ ठीक है, लेकिन इस, सात द पावर है। हाँ, अच्छा इसका लेकिन आप लिख लें 15% का ईयर वन का है 0.8696, ईयर टू का है 0.7561, सेवन, ईयर टू का है 0.7561। यस, अब आप इसको सामने रख के इसको सॉल्व कर लें। अच्छा मैम, अगर पहले साल में जैसे इसका कैश फ्लो है 7,500 और प्रेजेंट वैल्यू 6,818 है, लेकिन उसको और 2 साल भी रिप्लेस करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी उसकी। लेकिन ना रिप्लेस एवरी 2 इयर्स के नीचे भी वो चलता वही आ रहा हाँ, क्योंकि ईयर वन का है ना, है। ईयर वन का है, ये देखिए ये ईयर वन का ऑपरेटिंग कॉस्ट है 7,500, उसका मैं समझ गया। यहाँ भी 7,500 है तो उसका भी वही है, यहाँ भी 7,500 है, इसीलिए सबका सेम है। ईयर वन पे तो कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वही है ना। सही।
थोड़ा सा नीचे ही है। और हाँ ऑलमोस्ट हो गया, मैं बस कर देता हूँ। ये बिल्कुल हो गया। ऑलराइट, क्लियर हुई चीज या नहीं, कहीं फंस रहे हैं, क्या हो रहा है? हालांकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दीजिएगा। तो अब आपका जो है, अल्लाह भला करे, ईएसी निकाला आपने? नहीं वो टोटल प्रेजेंट वैल्यू नहीं। निकाल ली टोटल प्रेजेंट वैल्यू, अब ईएसी निकालेंगे, ईएसी का फॉर्मूला गिवन है ना आपके पास, निकालें जल्दी से। सिंपल है, पीवी डिवाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर ही करना है।
फर्स्ट ईयर का पीवी को डिवाइड कर दें उसके डिस्काउंट फैक्टर से। हो गया। आंसर चेक करते हैं। ईएसी रिप्लेसमेंट आपका क्या आ रहा है? कौन से साल में करना चाहिए, पहले साल में, दूसरे में? पहले में। द 2 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल इज चीपर। वो तो बोल रहे हैं 2 साल में। क्यों? पहले साल में टोटल पीवी क्या आ रही है? 23,910 आ रही है। टोटल प्रेशर वैल्यू हाँ, 23,910। 912 आ रही है, 23,912 आ रही है, 0.8। 12।
दो डिजिट्स का फर्क आ रहा है, क्यों भाई? ईयर जीरो पे 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, सही। 7,000 का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, 15%, 0.870 डिस्काउंट फैक्टर है। 0.8696 बताया था। 8696 ईयर टू का है ना, ईयर वन का भी बात हो रही है। टू का आपने 0.7561 बताया था। अच्छा ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया है परसेंटेज का, डिस्काउंट फैक्टर का। तो आप समझ आ गए कि डिस्काउंट फैक्टर के मसले की वजह से हुआ है ये। है। तो वैसे आपकी कितनी आ रही है? 23,910 क्या? टोटल प्रेजेंट वैल्यू। 23,912। दो दो डिजिट से खाली फर्क आ हाँ। रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ईएसीस का क्या आ रहा है? ये सी जो है पहले का आ रहा है मैम 26,449। 0.870 से, वही आपने उसी डिस्काउंट फैक्टर से किया मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, असल जो हमने सीखना था वो यही सीखना था कि इसका फॉर्मेट कैसे है, किस तरह हम निकाल रहे हैं। तो सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू टोटल कितना आ रहा है आपका? सेकंड ईयर का हम्म। टोटल, अब जो हम 2 इयर्स का जब हम देख रहे हैं, तो ईयर वन ईयर टू, या अगर 2 साल में रिप्लेसमेंट करता है तो उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? सॉरी, मेरा जो पहले का आ रहा था ना मैम, वो आ रहा था प्रेजेंट वैल्यू 26,08.8। हम्म। और सेकंड का जो आ रहा है 23,912.8 हम्म। प्रेजेंट वैल्यू। आप बस ये वेरीफाई करते हैं कि ये जो सेकंड ईयर का आपने टाइम लेकर 30,000, 3,000 ईयर वन एंड 3,000 ईयर टू, और सही। फिर इसी तरह किया है। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो फिर फिगर्स आगे पीछे हैं, वो डिस्काउंट फैक्टर की वजह से, दैट इज ओके। वो आपको एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू टेबल भी मिलेगा, वो आप आराम से उससे देख सकते हैं। उसके बाद फिर ईएसी। ईएसी हमारा नेगेटिव आ रहा है 18,661, जो कि लेस आ रहा है फॉर ईयर 2 इयर्स, एंड 1 ईयर का ज्यादा आ रहा है, तो देयरफॉर 2 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल इज चीपर। मुद्दा ये है कि जब आप 2 इयर्स कर रहे हैं, 3 इयर्स कर रहे हैं, 4 इयर्स कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर को सेपरेटली नहीं करेंगे, टोटल आप कर रहे हैं 0, 1, 2। अगर 3 इयर्स के हैं तो 0, 1, 2, 3। फिर 4 इयर्स का निकालना है तो 0, 1, 2, 3, 4। सिर्फ फोर्थ ईयर का सेपरेट नहीं निकालेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई है? समझ गया मैं। जी। तो बस ये चीज को जहन में रखना है, बाकी फॉर्मेट आपके सामने है, हमने देख लिया है फॉर्मेट अच्छे से। ईएसी निकालना है और फिर, तो आई होप ये रिप्लेसमेंट वाला टॉपिक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज लीज और बाय। लेकिन लीज और बाय में आने से पहले हमने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं, ड्रॉबैक्स, कि ये ईएसी के ड्रॉबैक्स क्या हैं। जरा पढ़िएगा, एसेट्स विद डिफरेंट यूजफुल लाइफ्स। Same technique is also useful for deciding whether when considering non-current assets that are in continual use within a business, it is better to invest in a cheaper asset with a shorter expected life or a more expensive asset with a longer expected life. Again, the ideal replacement cycle will minimize the cost per year over the replacement cycle. दैट इज द ईएसी। हर एसेट का डिफरेंट यूजफुल लाइफ है। अब इसी कमरे में देख लो कितने डिफरेंट एसेट्स हैं, एसी अलग है, फर्नीचर अलग है, पंखे लाइट्स अलग हैं, सबकी लाइफ डिफरेंट है। ये व्हाइट बोर्ड्स है, ये एलसीडी है, ये लैपटॉप है, ये डेस्क है, हर एक की लाइफ अलग है। तो आपको अब हर एक का ईएसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि भाई आप कितनों का ईएसी इस तरह निकालोगे। This approach only focuses on cost and fails to recognize that as an asset gets older, there could be problems with reliability or quality as the asset ages. ये जो टेक्निक है इसमें सिर्फ कॉस्ट को कंसिडरेशन में लिया जा रहा है कि जिसकी मिनिमम ईएसी है वो ले लो, उस साल में रिप्लेस करा दो। मगर फॉर एग्जाम्पल मिनिमम ईएसी तो 5वें साल पे आएगी, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे ईएसी मिनिमाइज हो जाएगी और 5वें साल की सबसे मिनिमम आएगी। बट वो ये बात को कंसिडर नहीं कर रहे कि क्या वो 5वें साल तक काबिल इस्तेमाल रहेगा भी। क्या ऐसा तो नहीं कि वो मशीनरी से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है इसकी क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो जाए और फिर कस्टमर कंप्लेन्स करने लगे, माल रिटर्न आने लग जाए। तो ये जो चीज है इसका भी बड़ा ख्याल रखना है, जो कि ये टेक्निक इस चीज को मद्देनजर नहीं रखती, दैट्स अ ड्रॉबैक। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट। अब इस ड्रॉबैक को मिटिगेट करने के लिए
EAB को इंट्रोड्यूस किया गया, expresses the NPV from a project as an annuity that is a constant cash flow per year. और इसकी एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट ए हैज एन एनपीवी ऑफ $8.22 million and an expected life of 6 years. Given a discount rate of 12%, the annuity factor for 6 years at 12% is 4.111. So project A will have an EAA of 8.22 divided by 4.111 is equals to 2. An alternate project B with an NPV of $8.9 million and an expected life of 7 years will have an equivalent annual annuity of 8.9 divided by 4.564 will give you 1.95. The annuity factor for 7 years is at 12% is 4.564. Project A will therefore be ranked higher than Project B, despite having a lower NPV. This method is a useful way of comparing projects with unequal lives. तो यहाँ पे कहा जा रहा है जिसका ज्यादा आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे EAA प्रोजेक्ट ए का ज्यादा आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमने प्रोजेक्ट ए को कंसिडरेशन में दिया। प्रोजेक्ट बी का कम आ रहा है तो हम इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, हालांकि प्रोजेक्ट बी का एनपीवी ज्यादा है प्रोजेक्ट ए के बनस्पत। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, पढ़े। This approach only makes sense if the projects are being continually renewed. This assumption of continual replacement was also used in the ESC approach. If this is not the case, then the project with the highest impact NPV, project B in the previous illustration would be chosen. ड्रॉबैक क्या समझ आया आपको? वो ये कह रहे हैं मैम कि प्रोजेक्ट्स अगर कंटिन्यूअली चलते रहेंगे ना तो ये अप्रोच सही है, वरना ये फिर कंसिडर नहीं की जाती। एग्जैक्टली exactly. या जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हमारा प्रोजेक्ट है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए हमारे पास लाइसेंस है और वो लाइसेंस 5 इयर्स तक वैलिड है। 5 इयर्स के बाद हमें उसको रिन्यू कराना होता है। अगर हम इसको रिन्यू कराएंगे तो फिर ये वाली अप्रोच सही है, लेकिन अगर हम इसको रिन्यू नहीं कराते, ये वन ऑफ प्रोजेक्ट है, तो फिर हम एनपीवी को देखेंगे और ये अप्रोच फिर इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। लीज करें या बाय करें, कोई भी मशीनरी है, नॉन करंट एसेट है, कोई जगह है, कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, उसको लीज करें या खरीदें। लीज का क्या मतलब होता है हमजा? एक चीज में हम किसी को कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप दे दें, उसके ब्याज पे आप उससे एक प्रिंसिपल अमाउंट भी चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, और जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसको ओनरशिप के राइट्स मिल जाएंगे। वेरी, लीज में हम फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, गाड़ी 10 लाख, अब आपके पास एट द टाइम 10 लाख रुपए नहीं, तो आप बैंक के पास जाओगे, आप बैंक को बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे 10 लाख का लोन दो। पहले तो आप बोलोगे 10 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक पूछेगा क्यों चाहिए, तो आप बोलोगे गाड़ी खरीदने के लिए, तो वो बोलेगा कि तो तुम लीज पे ले लो, तुम लोन क्यों ले रहे हो। तो हम गाड़ी खरीदते हैं, वो बैंक के नाम पे होगी, तुम इस्तेमाल करो, तुम उसका दो, खर्चा दो, हर महीने उसका जो है वो दो, तुम इंटरेस्ट दो और मेंटेनेंस चार्जेस लो, तुम उसको इस्तेमाल करो, और ठीक 3 साल बाद, 4 साल बाद जैसे ही तुम्हारी लीज पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, ओनरशिप डॉक्यूमेंट तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। तो ये आइडिया अच्छा लगा और ये आइडिया लोन से बेटर लगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत हाई रेट पे होता है और ये थोड़ा रीजनेबल रेट में है, और आपके पास फॉरेन एसेट भी आ जाएगा। लोन लोगे फिर जाओगे तो वो एसेट आपके पास फॉरेन आए, इसकी कोई गारंटी नहीं, उसमें टाइम लग जाता है। बट लीज में क्या है कि आपको फौरी तौर पे एसेट अवेलेबल हो जाएगा फॉर यूज। After deciding on the viability of an investment using NPV analysis, a separate decision may be needed to determine whether a lease would be a more suitable source of finance than an outright purchasing using a loan. So lease में दो चीजें हैं, दो पार्टीज हैं, एक है लेसर, लेसी। लेसर किसे कहते हैं? लेसर जो पेमेंट्स लेता है, मतलब रिसीव्स द लीज पेमेंट्स, और लेसी जो पेमेंट करता है, जो पेमेंट कर रहा हो। ठीक है, लीज दैट मिनिमाइजेस रिस्क टू द लेसी। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीसेस हैं। पहली लीज वो है जिसमें लेसी का रिस्क बहुत कम है, उसको क्या है, पढ़िए। Some leases open on short-term leases are rental agreements between a lessor and a lessee that are structured so that the lessor retains most of the risk of ownership. That is, the lessor is responsible for servicing and maintaining the leased equipment.
The risk of ownership is also minimized for the lessee because if there is a change in technology, then the lessee can exit from the rental agreement at the end of the lease term and is therefore not tied in to using assets that are technologically out of date. क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहा है कि बहुत कुछ लीजेस ऐसी होती हैं जैसे शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लीज वगैरह होती है जिसमें जो है लेसर की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी एसेट है उसकी सर्विस मेंटेनेंस वगैरह की जिम्मेदारी उसकी होती है क्योंकि वो रिस्क ऑफ ओन राइट्स उसके लेसी को नहीं ट्रांसफर होते। एग्जैक्टली यानी कि मैंने आपको अगर लीज पे गाड़ी दी है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस गाड़ी को फ्री फ्यूल कराएं और उसका टायर पंक्चर हो गया तो वो ठीक कराएं, तो बम्पर में डेंट आ गया तो वो मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं ओनर हूं। तो ये वो टाइप का लीज है। दूसरी टाइप का लीज क्या है? लीसेस दैट आर प्योरली अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि सिर्फ एज अ फाइनेंस। पढ़िए। Some leases are long-term arrangements that transfer the risk and rewards of ownership of an asset to lessee. These are agreements between the lessee and lessor for most or all of the asset's expected useful life. The lessee is responsible for upkeep, servicing, and maintenance of the asset. This can be a cheaper source of finance than a bank loan if the lessor buys a large quantity of assets, example aircraft, and obtains bulk purchase discount. As a result, some of the savings from such discounts can be shared with the lessee in form of lower rental payments. अब जो ऊपर वाला लीज था वो शॉर्ट टर्म वो ऑपरेटिंग लीज और थी। ये वाला लीज पाँच जो है ये पाँच लॉन्ग टर्म है। नौ। ठीक है। यहाँ पे लेसी का सरदर्द है, लेसी की जिम्मेदारी है। अब बेनिफिट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ लीज टू द लेसी इंक्लूड अवेलेबिलिटी, कि उस वक्त अवेलेबिलिटी कितनी है लेसी के पास पैसों की। और दूसरा अवॉइडिंग लोन कवेनेंट्स, आपका इदारा, आपके इदारे की पॉलिसी क्या है, क्या वो लोन कवेनेंट से एस्केप करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं? अगर लेना चाह रहे हैं तो वो लीज की तरफ नहीं जाएगा, और अगर वो नहीं लेना चाह रहा है, एस्केप करना चाह रहे हैं, तो वो डेफिनेटली लीज की तरफ जाएगा। अवेलेबिलिटी में मतलब है कि आपके पास कितना कैश है। अ फर्म दैट कैनॉट गेट अ बैंक लोन टू फंड द परचेज ऑफ एन एसेट, यानी कि देखिए हर इदारा जो है उसको जरूरी नहीं कि बैंक लोन दे। उसकी क्रेडिबिलिटी का मसला हो सकता है, या फिर उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कि भाई अभी आपने दूसरे बैंक से इतना कर्जा लिया हुआ है, अब आप दोबारा कोई एसेट परचेज करने के लिए हमसे कर्जा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कैपिटल रैशनिंग आ जाती है, तो देयरफॉर आप क्या करो, लीज ले लो। ठीक है, क्योंकि जरूरत तो है, मशीनरी हो, गाड़ी हो, कोई भी नॉन करंट एसेट है। अब आइए न्यूमेरिकल एनालिसिस। बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग कंपेयर टू यूजिंग अ लोन टू बाय एन एसेट कैन बी असेस्ड यूजिंग अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। कैसे करेंगे इसको? एनपीवी ऑफ रीपेमेंट्स, एनपीवी ऑफ रीपेमेंट्स ऑन अ लोन $10,000 that is repayable in 1 year at 10% interest is calculated as $10,000 multiplied by 1.1 multiplied by year 1 का discount factor 0.909। $10,000 आ रहा है। Present value of the loan pay repayment is therefore the same as the amount borrowed, so the cost of a loan is simply the initial amount of the loan 10,000। यानी कि जब लोन का आपने कॉस्ट निकालनी है तो लोन की कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्टली उसकी लोन अमाउंट। क्योंकि अगर हम डिस्काउंट फैक्टर इस पे अप्लाई भी करते हैं तो देखेंगे अप्लाई करके उन्होंने दिखा दिया सेम अमाउंट ही आ रही है। तो आप सिर्फ इनिशियल जो भी लोन है उसका लोन अमाउंट डायरेक्टली यूज कर लेंगे फॉर टू फाइंड द कॉस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या यूज करेंगे? कॉस्ट ऑफ लीजिंग। तो उसके लिए टू सेपरेट एनपीवीज आपको चाहिए। नंबर वन, एनपीवी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लोन एंड द एनपीवी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लीज। तो कॉस्ट ऑफ द लोन की एनपीवी तो सेम है, इनिशियल लोन अमाउंट। अब एनपीवी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लीज कैसे निकालेंगे? द कॉस्ट ऑफ लीजिंग यूजिंग द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एज द डिस्काउंट फैक्टर। This could include lease payments and the tax saved on lease payments. Step 2, cost of the loan using the post-tax cost of debt as a discount factor. This could include the cost of the loan netted against the savings from the scrap value of the asset and the tax saved on tax allowable depreciation. इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। So simple lease versus buy. Brown company has decided to invest in a new machine which has a 10-year life and no residual value. The machine can either be purchased now for $50,000 with a bank loan, or it can be leased for 10 years with lease rental payments of 8,000 per annum payable at the end of each year. The cost of capital to be applied is 9% and taxation should be ignored. इस सवाल में टैक्स इग्नोर किया गया है। सिंपल बताया गया है कि या तो आप लोन ले लो 50,000 का और जाके खरीद लो वो एसेट, या फिर लीज में चले जाओ, लीज एग्रीमेंट कर लो 10 साल का और हर साल $8,000 पे करो 9% कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। तो बताओ कि कौन सा करना चाहिए, लीज कर लें या फिर लोन लें?
कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द टू फाइनेंसिंग ऑप्शंस। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग कॉस्ट, ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक 8,000 आपको हर साल देना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? एनुअलिटी फैक्टर एट 9%, एनुअलिटी फैक्टर 10 सालों का, ठीक है, 6.418 मल्टीप्लाई बाय 8,000, 51,344 इसकी कॉस्ट आ रही है। वेयर एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज विद द लोन 50,000, तो सस्ता क्या है? इसमें मैम इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड किया लोन में? नहीं, अभी नहीं इंक्लूड किया। सस्ता तो फिर लोन पे ज्यादा सस्ता है लोन। If the machine was purchased now, it would cost 50,000. The purchase with a loan is therefore the least cost financing option. Approach 2. अप्रोच 2 को छोड़ दें, ये एक्टिविटी करें। पहली अप्रोच समझ आ गई ना, तो कैसे कंपेयर किया हम, तो ट्राई करें। अच्छा, अब इसमें टैक्स भी है। पहले आप सिंपल निकालें, फिर हम टैक्स को डील करते हैं। कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या कहेंगे? इवैल्यूएट द लीज फ्रॉम द लेसीज व्यू पॉइंट। लेसी के व्यू पॉइंट से क्या ये रिस्की है, सस्ता है, कैसा है? हुआ नहीं हुआ?
इसको डिस्कस कर लेते हैं. A company has decided to undertake an investment project which involves the acquisition of a machine which costs $10,000. The machine has a 5-year life with zero scrap value, 20% straight line, writing down allowances are available. अच्छा, अब इसमें depreciation charge भी है, scrap value zero है, plus tax भी है. It could finance the acquisition with a bank loan at 7.143% pre-tax and purchase the asset outright or make 5 equal lease payments of 2,500 in arrear. Arrear का क्या मतलब है? End of the year या before? Advance क्या मतलब? End of the year. A tax is 30% payable in the same year in which profits are made. आइए इसको देखते हैं. देखिए, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, पोस्ट टैक्स यानी कि टैक्स पे करने के बाद कॉस्ट ऑफ डेट क्या बन के आ रहा है. तो 7.143% मल्टीप्लाई बाय 1 - 0.3. अब ये 7.143% क्या है? ये वो था इंटरेस्ट किया हुआ, इंटरेस्ट था या डिस्काउंट रेट था? डिस्काउंट शायद. दोबारा जरा चेक कर लेते हैं. प्री टैक्स, प्री टैक्स ये बैंक लोन इंटरेस्ट रेट 7.143%, और इस पे जब टैक्स रिमूव कर रहे हैं 30% का, सो 1 - 0.3, तो जिससे हमारा जो आंसर आ रहा है वो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट आ रहा है. ठीक है, अब आइए. पोस्ट टैक्स 5% आ गया. टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन 10,000 डिवाइड बाय 5. क्यों 10,000 डिवाइड बाय 5? 10,000 कॉस्ट थी, 5 उसकी लाइफ थी, 2,000 पर ईयर. टैक्स सेव्ड ऑन टैड, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन में भी तो टैक्स सेव हो रहा है 30%. 30% ऑफ $2,600 ये सेव हो रहा है. टैक्स सेव्ड ऑन लीज पेमेंट, लीज पेमेंट हर साल कितनी हो रही है? 2,500. 2,500 पे 30% अगेन टैक्स सेव हो रहा है 750. ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपने निकाल ली. अब आइए, कॉस्ट ऑफ लीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो लीज ईयर 1 से ईयर 5 तक हर साल आपको 2,500 की रेंटल्स देने पड़ेंगे. उस पे टैक्स जो सेव हो रहा है वो 750 सेव हो रहा है. टोटल आपको जो पे करना पड़ रहा है वो 1,750. उस पे डिस्काउंट फैक्टर जो कि पोस्ट टैक्स डिस्काउंट फैक्टर है वो 5% है, जिसका एनुअटी इन्होंने निकाला है 1,254.329. प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आई है -7,576, जो कि एनपीवी है 7,576. ये कॉस्ट ऑफ लीज आपका निकल आया. अब कॉस्ट ऑफ परचेज विद अ लोन. अब अगर आप लोन लेते हैं तो ईयर 0 पे 10,000 का लोन आपको मिल गया, आपने ले लिया. उस पे जो टैक्स सेविंग हुई ईयर 1 से ईयर 5 तक वो 600 पर ईयर. टोटल आपके पास निकल के आ गया. डिस्काउंट फैक्टर आपने 5% लगाया, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल करके आई? एनपीवी 7,403, विच इज लेस और विच इज मोर. तो ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ऊपर वाला ज्यादा है, तो जो कम आएगा आप उसी की तरफ जाओगे. सो लीज इज मोर एक्सपेंसिव बाय $173. एक ये तरीका हो गया. दूसरा तरीका देखें, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ लीज. कॉस्ट सेव्ड, टैक्स बेनिफिट ऑफ टैड 600, लीज 2,500, टैक्स सेव्ड ऑन लीज 750, टोटल 2,350. अगेन वही डिस्काउंट फैक्टर आपने लगाया, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास डायरेक्ट एनपीवी निकल के आ गई 173 माइनस. सो लीज इज मोर एक्सपेंसिव बाय $173. ठीक है. ठीक है, अब आपको इसमें से जो अप्रोच ज्यादा बेटर लग रही है, इजी लग रही है, आप वो देख सकते हो. ठीक है. बेसिकली कॉस्ट एंड बेनिफिट आपने देखा कि लोन का और लीज का क्या है, और कंपेयर कर लिया. जिसकी लेस कॉस्ट है आप उस पे चले गए. सही. अब आइए नेक्स्ट. कैपिटल रैशनिंग. कैपिटल रैशनिंग किसे कहते हैं? इट अराइजेस व्हेन देयर इज insufficient capital to invest in all available projects
which have positive NPVs, that is capital is a limiting factor. क्या कह रहे हैं? कैपिटल का मतलब पैसा, आपका फंड्स, ठीक है। अगर आपके पास कम है फंड्स तो वो आपका क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अब देखो, जब एज अ कंपनी, एज एन इदारा आपके पास पैसे हैं, आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं जो नजर आ रहे हैं, अब आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ मनी है, वो आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे? तो उसके लिए हमने पिछले चैप्टर में वो टेक्निक्स देखी कि एनपीवी के बेस पे, आईआरआर के बेस पे, पे बैक पीरियड के बेस पे। लेकिन एक और चीज है जिसको मद्देनजर रखा जाएगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल रैशनिंग। और ये दो तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग और एक होती है हार्ड कैपिटल रैशनिंग। अब इसमें क्या फर्क है? जब हम कहते हैं हार्ड कैपिटल कैपिटल रैशनिंग, इसका मतलब ये होता है कि बाहर से, यानी कि मार्केट आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है, आपको आपका कैपिटल बढ़ने नहीं दे रही। एग्जाम्पल, आपके पास बिजनेस है, आप मार्केट में मजीद शेयर्स इशू करना चाह रहे हो, मगर मार्केट आपको इजाजत नहीं दे रही शेयर्स इशू करने के लिए। शेयर्स इशू करोगे तो मजीद पैसा आएगा ना। दूसरा, दूसरी मिसाल, आप बैंक से लोन लेना चाहते हो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मगर मार्केट आपको अलाउ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मार्केट कह रही है कि आपने ऑलरेडी 2 बैंक से लोन लिया हुआ है, पहले वो उधार चुकाओ, फिर तीसरे बैंक से लोन लेना। लोन कवेनेंट में ये बात टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो आप थर्ड बैंक से लोन नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट आपको हार्ड टाइम दे रही है, आपको कैपिटल रेज करने नहीं दे रही। पॉइंट्स पढ़िए इसके। दिस इज वेयर अ फर्म cannot get finance from because investors are unwilling or unable to invest more equity finance. All lending situation institutions consider an organization to be too risky to be granted funds, or capital markets are depressed and reluctant to lend to businesses because of fear of an economic downturn. ठीक है। सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग, इसमें भी कैपिटल की शॉर्टेज है, लिमिटिंग फैक्टर है, बट ये बाहर मार्केट की तरफ से प्रेशर नहीं है, ये इदारे की तरफ से प्रेशर है। यानी इदारा खुद अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक हम 2 बैंक का पैसा लौटा नहीं देते, तीसरे बैंक से हम नहीं लेंगे। ये हमारा इंटरनल रूल है, इंटरनल पॉलिसी है। बाहर से कोई रुकावट नहीं है, बाहर सबको इजाजत दे रहा है, मगर हम इंटरनली, मैनेजमेंट ये डिसाइड कर रही है। पढ़िएगा, दिस इज एन इंटरनल management decision to restrict capital spending and may happen because management may be reluctant to issue an additional share capital because of a concern that this may lead to outsiders gaining control of the business or due to dilutive impact on earning per share. नेक्स्ट पॉइंट। Management may not want to raise additional debt capital because they do not wish to be committed to large fixed interest payments and want to keep firm gearing under control. Creating competition for a limited pool of funds encourages divisions to search for the very best possible projects. तो क्या कह रहे हैं? नंबर 1, वो खुद मैनेजमेंट एडिशनल शेयर कैपिटल इशू नहीं करना चाह रही। नंबर 2, खुद वो डेट कैपिटल अपना इंक्रीज नहीं करना चाह रही। नंबर 3, कंपटीशन फॉर अ लिमिटेड पूल ऑफ फंड्स। यानी कि जाहिर है, जब फंड्स लिमिट करेंगे तो अपने इंटरनल मैनेजमेंट को वो इनकरेज करेंगे कि भाई गिवन फंड्स में ही आप बेहतरीन परफॉर्म करें। ऐसा नहीं कि हम आपको सोर्सेज दिए जाएं और आप जो है मजीद की तलाश में निकले ना। तो कैपिटल रैशनिंग टेक्निक्स, इफ प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल एंड प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे, फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट है, उस पर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर आपके पास 10 लाख नहीं है, सिर्फ 5 लाख है, तो आप उसको बोलोगे सर मेरे पास 5 लाख है, आप सिर्फ हाफ प्रोजेक्ट पे मुझे इन्वेस्ट करने दो, 50% ऑफ द प्रोजेक्ट मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाए, 50% आप किसी और से ले लो। नॉट पॉसिबल। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो आप मुकम्मल तौर पे इन्वेस्ट करते हो या तो नहीं करते। दैट इज कॉल्ड अ नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट। उसको क्या कहते हैं हम सब? नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ये चीज पॉसिबल होती है कि आपने 50% इन्वेस्टमेंट कर दी, बाकी 50% किसी और ने कर दी, तो वो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? डिविजिबल। अब आइए डिविजिबल प्रोजेक्ट पढ़िएगा, फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन। A project that can be scaled down and done in part. Next, इसका formula, the profitability index is equals to present value of cash inflows divided by initial cash outflow. Critical value of the profitability index is 1.
Any value above this indicates that the project has a positive NPV. Any value below this, it indicates that the project has negative NPV. ये लिख लीजिए अपने पास फॉर्मूला, ये 1 लाइन का फॉर्मूला है, और फिर क्रिटिकल वैल्यू इज फॉर PI is 1. लिख लिया? नहीं। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है. प्रोजेक्ट WXYZ, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, NPV. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी गिवन है. रैंकिंग एज पर NPV, जब आप रैंकिंग करते हो एज पर NPV, तो NPV जिसकी सबसे ज्यादा है उसको आप सबसे पहले नंबर पे लेकर आते हो. NPV किसकी सबसे ज्यादा है? Z की, तो उसको नंबर 1. फिर सबसे कम नंबर 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, NPV के मुताबिक. और फिर रैंकिंग एज पर PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक नंबर 1 कौन सा है? 1.12, विच इज द हाईएस्ट, W. फिर नेक्स्ट है 2, Z. नेक्स्ट है Y. हाँ, ये इन्होंने किस क्राइटेरिया ऊपर जो फॉर्मूला आपने अभी लिखा वो फॉर्मूला अप्लाई करके. नहीं, रैंकिंग पूछ रहा हूँ मैं. हाईएस्ट, जो हाईएस्ट PI है उसको नंबर 1 लिया है, जो लोएस्ट PI है उसको लास्ट नंबर पे लिया है. ठीक है. और जो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये फॉर्मूला था जिसको अप्लाई करके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला गया. अब पूछ क्या रहे हैं? पूछ ये रहे हैं कि कैलकुलेट द NPV फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इफ ओनली 60,000 वॉज अवेलेबल. आपके पास सिर्फ $60,000 हैं. अब आप कैसे, किस प्रोजेक्ट में पहले इन्वेस्ट करोगे, किस में बाद में करोगे? तो if we adopt the profitability index approach, the selection of projects will be as follows. W पे पहले इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके बाद Z पे आएगी, और फिर जो बाकी पैसे बचेंगे वो Y पे इन्वेस्ट होंगे. ठीक है. तो पहली इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? W के लिए $10,000 चाहिए. Z की इन्वेस्टमेंट के लिए कितने चाहिए? 40,000. बाकी कितने बचे? 60,000 माइनस 50,000, 10,000 बचे. ठीक है, क्लियर हो गई ये कहानी? अच्छा, बिकॉज ओनली 1/3 ऑफ प्रोजेक्ट वाई कैन बी अफोर्डेड, दिस मीन्स दैट टोटल एनपीवी विल बी, एनपीवी भी निकालनी है. डब्ल्यू से आने वाली एनपीवी 1240 थी, जेड से 3801, वाई से 1/3 ही हम लेंगे, वाई का एनपीवी 5784. नहीं, वाई का मतलब सही. 1/3 लेंगे ना, क्योंकि देखो 10 आपके पास वाई का जो प्रोजेक्ट है, मैं अभी दिखाती हूँ. जो वाई का प्रोजेक्ट है उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 30,000. मगर आपके पास तो अब 30,000 नहीं बचे हैं. आपके पास 60,000 में से 10,000 W में चले गए, 40,000 Z में चले गए. अब आपके पास बैलेंस कितना बचा? 10,000. तो सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट Y में हो सकती है. तो 10,000 इज इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट? 1/3. तो यानी कि इससे जो निकलने वाला NPV है उसका भी जो NPV हमें मिलेगा वो 1/3 ही मिलेगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट 10,000 की ही थी. ठीक है. और मैम ये किस प्रायोरिटी से किया ये? हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो थी वो हाईएस्ट W की आ रही थी रैंक. हाईएस्ट नंबर 1 W का था. इसको तो कंसीडर सेकंड नहीं किया. क्योंकि पैसे नहीं बचे ना, कैपिटल सिर्फ 60,000 है. आपके यहाँ पे लिखा है ना, कैलकुलेट एनपीवी फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इफ ओनली 60,000 यू हैव फॉर इन्वेस्टमेंट. अब नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, अगर नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट है तो आप सिर्फ W और Z पे करोगे. अगर वही सेम सम को हम देखें, Y पे फिर नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन डिविजिबल हो जाएगा. वो तो पूरा पूरा चाहिए. एग्जैक्टली. तो अब ये नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का न्यू एग्जांपल देखें. Short O Funds has capital of $95,000 available for investment in the forthcoming period. The directors decide to consider projects P, Q, and R only. They wish to invest only in whole projects.
PQR इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 40,000, 50,000, 30,000, और ये नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पूरे में हाफ हाफ का कोई सीन नहीं है। आपके पास कैपिटल कितने हैं? 95,000। सही। Which combination of projects will produce the highest NPV at a cost of capital of 20%? पहले तो इसका PI निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कैसे निकालोगे? निकालो जो फॉर्मूला गिवन है। P का क्या है? PI 56.5 डिवाइड बाय 40। 1.125। 1.4 1.25। लिख लो। P के आगे लिख लो P इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट Q 1.3। प्रॉफिटेबिलिटी को निकालेंगे। अब सबसे हाईएस्ट PI किसका है? R का है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है पी का, और नेक्स्ट। और जो है वो पी का। ठीक है, अब आपके पास 95,000 अवेलेबल है। सही। आपने सबसे पहले किस में इन्वेस्ट किया? R में। R के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 30,000। फिर नेक्स्ट आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे? फिर मैं करूँगा पी में। P में। और फिर जो 40 चाहिए। ठीक है, तो अब टोटल आपने कितने इस्तेमाल कर? 5,000। 25,000। तो क्या फिर Q में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो आप सिर्फ R पे और फिर P पे इन्वेस्ट करोगे। अब R और P में इन्वेस्ट करने के नतीजे में आपके पास NPV क्या आएगी टोटल? अब इसको हम जरा यहाँ देख लेते हैं। कॉम्बिनेशंस, बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट एनपीवी। तो कॉम्बिनेशंस हम क्या क्या, आर और पी का अगर हम कंबाइन करेंगे, आर और पी जो कि यहाँ पे गिवन है, तो उसमें हमारा 70,000 इन्वेस्टमेंट लग रही है, और टोटल इनफ्लोज या एनपीवी जो निकल के आ रही है वो 105.3 आ रहा है, और एनपीवी 35.3। एनपीवी कैसे निकाले हैं इन्होंने? इसको 70 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो से मल्टीप्लाई किए। एनपीवी कैसे निकाल रहे हैं यही पूछ रहे हैं। यहाँ पे एनपीवी तो नहीं गिवन, यहाँ तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस गिवन है। माइनस करते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस को, -40 से 56.5 -40 करें, पी का एनपीवी निकल आएगा। 67 -50 करें, क्यू का एनपीवी निकल आएगा। 48.8 का माइनस करें 30 से, आर का एनपीवी निकल आएगा। तो इसी तरह जब कॉम्बिनेशन कर रहे हैं पी और आर का, तो पी और आर की जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो क्या है? 56.5 प्लस 48.8 -70 करो। 56.5 प्लस 48.8 -70, 35.3। 35.3 आया कि नहीं आया? पी एंड आर। ठीक है, बात समझ आई? फिर इसी तरह पी एंड क्यू का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं, तो उसमें 90,000 की इन्वेस्टमेंट है, 123.5 का इनफ्लोज है, दोनों को माइनस करो तो 33.5 एनपीवी आ जाएगा। क्यू एन आर का कॉम्बो लेते हैं तो 115 का पी प्रेजेंट वैल्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000 है, माइनस करो तो 35.8 का एनपीवी आ जाएगा। तो सब ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन लें जिससे हाईएस्ट एनपीवी आए? क्यू एंड आर। क्यू एन आर। सो द हाईएस्ट एनपीवी विल बी अचीव बाय अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स क्यू एन। सही है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, एक मिनट कीजिए।
ये वाला सवाल कीजिए, कैपिटल राशनिंग, व्हाट इज द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स टू मैक्सिमाइज एनपीवी। हमारे पास टोटल कैपिटल कितना है इन्वेस्ट करने के लिए, $8 लाख, और 5 प्रोजेक्ट्स हैं। क्या ये डिविजिबल है या नॉन डिविजिबल है, क्या कुछ मेंशन है क्वेश्चन में? प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड एंड मल्टीपल्स ऑफ द सेम प्रोजेक्ट्स आर नॉट अलाउड। What is the optimal combination of projects to maximize NPV assuming projects are divisible? And number two, projects are not divisible. पहले मैं चाहूंगी कि आप नॉट डिविजिबल वाला करो, नॉट डिविजिबल में कॉम्बिनेशंस निकालो और बताओ। जैसे हमने ऊपर किया है सेम पैटर्न, अलग अलग कॉम्बिनेशंस लें, उसकी रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड पीवी ऑफ इनफ्लोस एंड एनपीवी निकालें। इसमें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी गिवन है ऑलरेडी, एनपीवी भी गिवन है। कैपिटल 8 लाख है आपके पास। नॉट डिविजिबल का मतलब है आप अधूरे प्रोजेक्ट्स पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते। फिर रख लो।
जी, हो गया। पहला वाला डिविजिबल वाला बताएं क्या था। उसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हवाले से उसको रैंक करके उसकी एनपीवी निकालनी थी। ऊपर यही आ गई। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपने निकाली। वो तो गिवन था सवाल में। गिवन था। उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट करके दे दिया। तो एनपीवी आपका बेसिकली कॉम्बिनेशंस जो आ रहे हैं वो वो शुरू के 3 प्रोजेक्ट में ही इसकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो रही है पूरी और हो इवन रही है। तीसरी भी पूरी नहीं हो रही। एग्जैक्टली। उसका मतलब जो अमाउंट है वो सिक्सटी फाइव जो पॉइंट डिविजिबल वाला था उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट पे 100% है, सेकंड प्रोजेक्ट पे 100% है और थर्ड प्रोजेक्ट पे 65.5% है। और प्रोजेक्ट जहाँ पे डिविजिबल नहीं है तो उसमें 1, 2 एंड 4 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। 2, 3 एंड 4 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसका 65.5% जो हमने लिया है ये आउटले का लिया है। ये जो एनपी आई है 104,800 की, हम्म। इसकी कैलकुलेशन में हमने किस चीज का 65.5% लिया है? आउटले का लिया है। इन्वेस्टमेंट हमारी 262,000 डल रही है ना। इसका तो ये आंसर नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट करने की खरीदी। हम्म। इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास 8 लाख है जिसमें से आपने प्रोजेक्ट 1 में आपने डाल दिए, प्रोजेक्ट 2 में डाल दिए, तो बाकी जो बकाया बचा है वो आप ऐसी बात है ना, समझ गए। फिर क्या चीज है जो नहीं समझ आ रही। अच्छा अब एनपीवी आ रहा है एक मिनट। तो आप एनपीवी 1,60,000 का वो निकालोगे 66%। कितने का? वन जो भी प्रोजेक्ट है ना, नीचे नंबर 3 प्रोजेक्ट है तो उसकी एनपीवी 160,000 है, 160,000 का 66.6%। 5.5। वो ठीक हो गई कहानी। नॉट डिविजिबल वाला समझना था नॉन डिविजिबल में ये है कि डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। सही है। तो अब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप कौन कौन सा ले सकते हो, तो जिसमें मैक्सिमम पीआई जिसका आ रहा है वो वाला लोगे, नंबर 1, नंबर 2। उसके बाद बचा कितना आपके पास, बैलेंस कितना बच रहा है। 262। 262। 262 के लिए फिर आप सिर्फ नंबर 4 ही पूरा ले सकते हो। नंबर 3 भी नहीं ले सकते, नंबर 5 भी नहीं ले सकते, तो बचा नंबर 4। 1, 2 और 4। ठीक हो गई कहानी। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये ड्रॉबैक्स हैं इस मेथड के, जाहिर है हर मेथड के ड्रॉबैक्स होते हैं, इसका भी कुछ ड्रॉबैक है। और ये आपने खुद से गो थ्रू कर लेना है। कैपिटल रैशनिंग इज फॉर अ सिंगल पीरियड, एक ही पीरियड का हो रहा है। प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिले एनी प्रोजेक्ट, मल्टीपल्स ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट आर नॉट अलाउड, इट इज नॉट पॉसिबल टू शेयर द इन्वेस्टमेंट इन एनी प्रोजेक्ट विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जो एग्जांपल्स हमने इस चैप्टर में किए हैं ये आपने दोबारा घर जाके करने हैं, क्योंकि ये खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी इसके जो टॉपिक्स है ना, एसेट रिप्लेसमेंट, लीज वर्सेस बाय, कैपिटल रैशनिंग, ये काफी दफा टेस्टिंग होते हैं एग्जाम। इट इज ऑफन टेस्टेड। तो इसको अगर पक्का कर लो, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, इसको अगर पक्का कर लो एक दफा तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा आगे स्कोर करने में, अपना पासिंग मार्क्स लाने में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके अलावा घर जाके रिवीजन किट के क्वेश्चंस, मुझे नहीं पता आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या अभी AA पे फोकस है। निकल जाए फर्स्ट को यह पेपर हम्म। तो फिर उसके बाद फिर मैं शुरू कर दूँ। इंशाल्लाह। ठीक है जी। चलिए, ख्याल रखें अपना। मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। फर्स्ट डे को ही होगी ना मैं इंशाल्लाह।